At the moment with us, our old friend, Mr. Sanjay Baparkar. संजय बाबरकर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। आपको आपको बहुत 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 मुबारकबाद हो। आपने आज शिवसेना, आधिकारिक तौर पर आप आज शिवसेना का हिस्सा बन गए। जय महाराष्ट्र। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बाबरकर साहब, ये शिवसेना में जाने का इरादा कैसे आया है, जरा बताएं इसके बारे में प्लीज। सर, काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि आम आदमी पार्टी में जो हम लोग आए थे, उनका केंद्रीय नेतृत्व माननीय अरविंद जी का जो एजेंडा था वो लेके हम लोग मुंबई में, महाराष्ट्र में उनका प्रचार कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो शेष नेता है वो माननीय अरविंद जी के रास्ते पे चलने का जो काम है वो उस ढंग से नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए हमने सोचा कि हमारी जो इस मिट्टी की पार्टी है, जिस पार्टी में नेतृत्व अभी महाराष्ट्र का हो और महाराष्ट्र के इशू, मुंबई के इशू ये लेके इस मिट्टी की पार्टी एक अच्छा काम कर सकती है, तो इसके लिए हमने एक विचार किया कि उद्धव बालासाहब ठाकरे, उनका जो शिवसेना है, यही पार्टी महाराष्ट्र और देश में एक अच्छा काम करेगी, अच्छा नेतृत्व देगी। इसलिए हमने डिसीजन लिया और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे में हम लोग शामिल हो गए। लेकिन ज्यादातर क्या होता है डॉक्टर बाबरकर, आज की तारीख में जब कोई सेना ज्वाइन करना चाहता है तो वो सत्ता के साथ जाता है, वो ज्यादातर भाग करके एक ना शिंदे साहब के पास चले जाता है। आप उद्धव साहब के पास गए हैं, इसके पीछे क्या मंशा है वो जरा बताएं, इसके पीछे जरा विचार बताएं। सर देखिए, ऐसा है कि हम लोकशाही को मानने वाले लोग हैं और संविधान के तहत जो पार्टी काम करेगी उसका पक्ष लेते हैं। ये सत्ता जो है वो सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन एक विचारधारा जो है वो विचारधारा के ऊपर कायम रहना जरूरी है। आपने देखा होगा कि भाजपा ने 2014 में सत्ता में आने के बाद जो वादे किए थे वो वादे कोई निभाए नहीं, और दूसरी बात, उन्होंने जो जुमले नौकरी 2000 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे और बहुत से वादे किए, लेकिन एक भी वादे पे वो उतरे नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि उनका जो एजेंडा रहा, कुछ पूंजीपतियों को कर्जा माफ करो, उनको आगे लाओ, और गरीबों का पैसा जो है वो पूंजीपतियों के सामने रखने का, उनके जेब भरने का और कुछ पूंजीपतियों को ही अमीर बनाने का काम उन्होंने किया। ये ऐसा है कि हम लोग संविधान के तहत लोगों का भला चाहने वाले लोग हैं। सत्ता का जो लालच है वो कुछ दिनों का रहता है। उद्धव जी ऐसे नेता है कि उनको लोगों की चिंता है, लोगों के लिए काम करना चाहते। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में उन्होंने जो काम किया वो देश ने नहीं, पूरे दुनिया ने उनको अच्छा सर्टिफिकेट दिया कि कोरोना काल में उन्होंने अच्छा काम किया। दूसरी बात ऐसी है कि उद्धव जी जो है वो उद्धव जी लोगों में जाते हैं, लोगों का दर्द सुनते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। उनके सब कार्यकर्ता जो है वो लोगों में जाके काम करते हैं, उनको कोई सत्ता का लालच नहीं है। हमें भी ऑफर था, लेकिन हमने सोचा कि जो तत्व से लेके जो अच्छाई के रास्ते से काम करने वाले जो लोग हैं उनके साथ जुड़ना जरूरी है। वैसे इंडिया आघाड़ी जो बनी है उसका नेतृत्व भी उद्धव जी कर रहे हैं। हमें देश में खुशहाली चाहिए, देश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि उद्धव जी ने एक ऐसा स्टैंड लिया कि मुझे शेंडीधारी और जनूरधारी हिंदुत्व पसंद नहीं है। इसका मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और प्रबोधनकर ठाकरे, इन्होंने पूरे जिंदगी में ये जनूरधारी और शेंडीधारी हिंदुत्व का विरोध किया। उसकी विरासत लेके चलने वाले उद्धव जी, उन्होंने ये जो सिंह गर्जना की कि हमें शेंडीधारी और जनूरधारी हिंदुत्व मंजूर नहीं है। इसका मतलब सबको लेके, बहुजन को लेके साथ ये काम करने वाले नेता है। और जो अम्बेडकरी अनुयायी है उनका भी उनके ऊपर भरोसा है, और ऐसे नेता ही महाराष्ट्र और देश को दिशा देने का काम करेंगे। इसके लिए
कोई भी सत्ता नहीं है, कोई भी पद नहीं है, फिर भी हम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्या बात है साहब। बापेकर साहब, आम आदमी पार्टी एक पार्टी था जो हर प्रकार करप्शन के खिलाफ लड़ना, सच्चाई आम आदमी के लिए हर चीज करना, प्रशासन में अगर करप्शन है तो उसको एक्सपोज करना। मगर आप जिस पार्टी में जुड़े हो, आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, किशोरी पेडनेकर ईडी के सामने, सुजीत पाटकर ईडी के सामने, सूरज चौहान ईडी के सामने, अमोल कीर्तिकर ईडी का इंक्वायरी, कई खिचड़ी स्कैम, कई रोड स्कैम, कई हॉस्पिटल स्कैम, कई कोविड स्कैम। तो ये कैसे जेल होगा, ये कैसे जेल होगा? बिकॉज आज के तारीख में रूलिंग क्लास जो बीजेपी, एनसीपी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि करप्शन इतना ज्यादा था उद्धव ठाकरे सरकार में, तो आप इसको कैसे कैसे मैच होगा? बिकॉज आप जहां से आए, जिस सिद्धांत से लेके आए करप्शन के खिलाफ लड़ना, तो ये आप कहां इसमें जेल हो पाएंगे? नामियर साहब, आपकी बात सही है। देखिए, भाजपा सत्ता में आने के बाद अपने सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करने का काम कर रही है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं शिवसेना के ऊपर, उसके ऊपर जांच होगी। आपने देखा होगा कि जो बीजेपी में जाएगा वो साफ सुथरा हो जाएगा। कोई भी करप्शन का आरोप होने वाला आदमी अगर बीजेपी में जाता है तो बीजेपी का वॉशिंग मशीन उसको क्लीन करा देता है। अभी बीजेपी में आने के लिए और शिवसेना तोड़ने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। आपने देखा होगा कि संजय राउत साहब हमारे, इनको भी उन्होंने जेल में डाला। वो जो उनके ऊपर आरोप रखा था उसमें भी कोई तथ्य नहीं था, लेकिन वो अगर बीजेपी में जाते तो एकदम क्लीन चिट मिलता था। लेकिन ऐसे संजय राउत साहब जैसे बहुत से कर्मठ नेता है, वो जेल का या कोई भी किसी का भी डर नहीं रखते और वो प्रामाणिक रूप से अपनी निष्ठा के तौर से शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं। मैं मानता हूं कि किशोरी पेडनेकर ताई हो या और कोई जो आपने नाम लिया उनके ऊपर जो आरोप हो, उसमें से वो बिल्कुल बरी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो बीजेपी का षड्यंत्र है कि विपक्षी नेताओं को परेशान करना, विपक्षी नेताओं के ऊपर आरोप करके उनको जेल में डालना, ये हमेशा करती रहेगी। शिवसेना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया, ये कांग्रेस वालों के साथ भी वैसे ही किया, एनसीपी के लोगों के साथ भी उन्होंने वैसे ही किया। आपने देखा होगा कि 8 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री एनसीपी के ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला का इल्जाम लगाते हैं और 6 दिन के बाद उन्हीं जिसके ऊपर आरोप लगाते हैं उनको ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में शपथ दिलवाते हैं। तो ऐसा है कि बीजेपी का जो ये रचा हुआ साजिश है उसको डरने वाले हम नहीं है। वो कितना भी आरोप करे, कौन सा भी आरोप करे, लेकिन सच्चाई सामने आएगी और हम डरने वाले नहीं है। संजय राउत जी ने, देखो एक चीज है कि पॉलिसीज क्या हिंदुत्व से दूर हो गए उद्धव ठाकरे जी, जो बार बार एकनाथ शिंदे जी आंचल लगा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि बाला साहब के विचार से दूर हो गए, हिंदुत्व से दूर हो गए। इजराइल वाले केस में जब इजराइल कॉन्सुलेट ने लिखा चिट्ठी प्रधानमंत्री को कि देखिए क्या हो रहा है, संजय राउत ने जिस प्रकार से हिटलर जिस ज्यूज के बारे में बोला कि अल शफिया हॉस्पिटल का बॉम्बिंग गाजा में जो हो गए, जो दिखा रहे कि इजराइल क्या था और ज्यूज के खिलाफ हिटलर क्यों थे। तो भले संजय राउत ने वो ट्विटर अकाउंट से ट्विटर वगैरह डिलीट कर दिया, मगर जो एकनाथ शिंदे जी बार बार बोल रहे कि हिंदुत्व से दूर हो गए, सेक्युलर बन गए उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी के विचार से बहुत दूर हो गए उद्धव ठाकरे जी, क्या ये एक के बाद इंसिडेंट्स होने के बाद ये दर्शाता नहीं कि हाँ हिंदुत्व और कोर आइडियोलॉजी से दूर हो गए उद्धव ठाकरे जी? सर, मैंने शुरू में कि हिंदुत्व जो है वो हिंदुत्व उद्धव जी, शिवसेना उनके साथ में है, लेकिन ये जरूरधारी और शेंडीधारी जो हिंदुत्व है उसके खिलाफ हम लोग हैं। क्योंकि ये जो कर्मठ हिंदुत्व का जो बात करते हैं, अभी देखिए कि महंगाई की इतनी मार है, सब हिंदू ही झेल रहे हैं, बेरोजगारी की मार हिंदू ही झेल रहे हैं, तो ये इनका हिंदुत्व कहाँ है? देखिए, वोट की राजनीति के लिए राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा वो लेते रहेंगे। अभी बीजेपी के सपोर्ट में एकनाथ जी शिंदे उतरे हैं। एकनाथ शिंदे ने, आपने देखा होगा कि राजस्थान के प्रचार में तो हिंदू हृदय सम्राट शिंदे करके लिखा था, लेकिन बाला साहब ठाकरे के सिवा
महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में हिंदू हृदय सम्राट दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो एक एक करके पहले शिवसेना अपने पास खींचा, नाम लेके गए, फिर चुनाव चिन्ह लेके गए, अभी हिंदू हृदय सम्राट का जो बिरुद है उसको नाम जो है वो भी छीनने का काम करे। तो अभी एकनाथ जी शिंदे जो है उनका पार्टी या हमारे जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार का जो पार्टी है वो शायद आगे के समय में बीजेपी में ही शामिल होगा और उनके जो कैंडिडेट उनको जिनको टिकट मिलेगा वो कमल चिन्ह पे ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा एक अनुमान है। और इसके लिए एकनाथ जी शिंदे वो ऐसे ही आरोप करेंगे और बीजेपी को खुश करते रहेंगे। आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे जी पे इल्जाम लगा रहे, आलोचना कर रहे कि पक्ष चोरलं, बाप चोरलं, हिंदू हृदय सम्राट एकच होणार, वो एकनाथ शिंदे जी हो नहीं सकता हिंदू हृदय सम्राट। हिंदू हृदय सम्राट आदित्य ठाकरे के हिसाब से, संजय राउत जी के हिसाब से एक ही बाला साहब ठाकरे जी हो सकता है, एकनाथ शिंदे हिंदू हृदय सम्राट नहीं हो सकता है। बट जितने एकनाथ शिंदे जी के साथ नेता है वो बोले कि अगर हिंदू के हर चीज अगर कोई हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहा है, जो बाला साहब ठाकरे के विचार को आगे बढ़ा रहा है, तो वो एकनाथ शिंदे जी है। तो अगर कोई हिंदू हृदय सम्राट एकनाथ शिंदे जी को बोले तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे वैसे ही जितने एकनाथ शिंदे जी के लीडर्स हैं उनका कहना है, बोले उनके हिंदू हृदय सम्राट का बाला साहब का विचार एकनाथ शिंदे जी आगे लेके जा रहा है। तो अगर किसी ने उनको हिंदू हृदय सम्राट बोला तो उसमें गलती क्या है? देखिए सर, हिंदू हृदय सम्राट ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ही है। आपने महाराष्ट्र में भी आप अगर देखोगे, जनता के पास जाओगे तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सिवा और कोई नहीं है। अभी देखिए कि हिंदुत्व का बात करने वाले एकनाथ जी शिंदे हो या उनके साथ में गए हुए जो एमएलए हैं, अभी जो मिनिस्टर हो गए, या शिवसेना ने जिनको चुन के लाया, शिवसेना ने जिनको बड़ा किया, उन्होंने पद के लिए बीजेपी के साथ समझौता करके शिवसेना तोड़ने का काम किया। और शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे, उद्धव जी ठाकरे, आदित्य जी ठाकरे, उनका जो ओरिजिनल शिवसेना, वो शिवसेना इधर ही है। आगे अभी नाम लेके या चुनाव चिन्ह लेके बीजेपी का हेल्प लेके वो अगर करते हैं तो कोई हिंदू हृदय सम्राट होगा नहीं और लोग मानेंगे नहीं। अभी सत्ता में है, इनके लिए कोई लोग सुनते होंगे, लेकिन ये सत्ता के लिए जो गए हैं 2024 में उनको मालूम पड़ेगा कि शिवसेना असली कौन है, शिवसेना का नेता कौन है और शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसके पास आएगा। मैं मानता हूं कि 2024 में अगर धनुष्य बाण लेके ये अगर चुनाव भी लड़ेंगे तो भी शिंदे गुट या उनके जो नेता है उनको वोट मिलने वाला नहीं है। उनको अगर कमल चिन्ह लेके अगर चुनाव लड़ते तो उनको कोई संभावना होती है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता, उनको मालूम है कि शिवसेना जो है वो उद्धव जी, आदित्य जी और बाकी जो परिवार है उनके साथ ही है। ये जाने वाले जो लोग हैं वो सत्ता के लिए गए। और बाबरकर साहब बोले आप एक वर्कर्स के नेता भी हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट भी हैं, आप ट्रेड यूनियन के लीडर भी हैं, लेबर यूनियन के आप लीडर हैं। आप ये बताएं कि आखिरकार ये सरकार जो है आज की तारीख में ट्रिपल इंजन की सरकार जिसको कहा जा रहा है, वो बीएमसी के चुनाव क्यों नहीं करा रही है? 2 साल हो गए, बीएमसी में कोई सरकारी नहीं है, मतलब हाउस ही नहीं है, तो क्या हो गया है, क्यों नहीं करा रहे लोग? बजाज साहब, हमने चुनाव की बहुत बार मांग की जी, लेकिन ये लोग हारने का डर की वजह से ये चुनाव नहीं लगा रहे। इनको मेरे ख्याल से एमपी के चुनाव पहले करने हैं और उसके बाद उनको विधानसभा या कारपोरेशन के चुनाव करने हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ अगर चुनाव डिक्लेयर होता है तो इसमें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे उनकी ही जीत होगी। बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ये डर की वजह से वो चुनाव नहीं लगा रहे, क्योंकि चुनाव अगर होता है तो लोग अपना जो अपना मत है, अपना जो रोष है, वो मतपेटी द्वारा या मतदान द्वारा लोगों में सरकार को दिखा देंगे, बीजेपी वालों को दिखा देंगे।
तो ये डर की वजह से मुझे लगता है कि ये चुनाव नहीं लगा रहे। अगर उनकी हिम्मत है तो उनको महानगर पालिका का चुनाव हो या एमएलए का चुनाव हो, लगाने दो। हम तैयार है, शिवसेना पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। यहां पर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा संजय बाबरकर साहब, छोटा सा सवाल है। आपने जो अभी बताया कि आपने उद्धव ठाकरे सेना क्यों ज्वाइन करी, वही चीज अगर आप हमारे दर्शकों को मराठी में बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जरा मराठी में बोलिए ना प्लीज। मला शेंडीधारी आणि जानवेधारी हिंदुत्व मान्य नाही, ही ज्यावेळेस उद्धवजी ठाकरे यांनी भूमिका घेतली त्यावेळेस अनेक आंबेडकरी तरुण आणि आंबेडकरी जनता यांनी उद्धवजींना पाठिंबा दिलेला आहे। कारण ज्या वेळेस या देशामध्ये संविधानानुसार देश चालतो, संविधानानुसार राज्य चालते आणि लोकशाहीमध्ये आपण सगळेजण या ठिकाणी आपण सत्तेमध्ये 5 वर्ष येतात, 5 वर्ष जातात, परंतु लोकांची विकास काम करायचे असेल, लोकांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर ते लोकशाही मार्गानेच सुटू शकतात आणि हा देश लोकशाहीनेच चालला पाहिजे, ही भूमिका घेऊन उद्धवजी हे राज्यामध्ये आणि देशामध्ये आपला प्रचार झंझावात करतायत। आणि म्हणून सर्व मातीतील लोक, महाराष्ट्रातील लोक हे उद्धवजींच्या पाठीमागे उभे आहेत आणि उद्धवजींना समर्थन देत आहेत। आणि हाच धागा पकडून जे बहुजनवादी, जे सेक्युलर चेहरा हा उद्धवजींचा सगळ्यांच्या समोर आहे आणि म्हणून आम्ही सर्वजण उद्धवजींच्या सोबत आहोत। आणि माझं असं म्हणणं आहे की जर बीजेपीला हरवायचं असेल, बीजेपीचा जर पराभव करायचा असेल, या शेंडीधारी आणि जानवेधारी लोकांना त्यांचा जर जागा दाखवायची असेल तर उद्धवजींच्या नेतृत्वाशिवाय पर्याय नाही। म्हणून उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या शिवसेनेमध्ये सर्व लोकांनी सामील व्हावं असं मी आवाहन करतो। अभी बापेकर साहब, जिस प्रकार से मनोज जारंगे पाटिल जी का पूरे जबरदस्त हर जिले में मराठा एजिटेशन चल रहा है, मराठा संघर्ष, और आज के तारीख में नोंदनी करीबन 32 लाख के आसपास नोंदनी हो गया कुणबी मराठा होगा। एट द सेम टाइम छगन भुजबल साहब का रैली चालू है। छगन भुजबल साहब 2 दिन में हिंगोली में बहुत बड़ा रैली करने वाले, उससे पहले और भी एक रैली उनका जबरदस्त तरीके से हुआ। दोनों जगह रैलीज हो रहा है, दोनों जगह। और यही है कि ओबीसी सेगमेंट पूरा भरा हुआ है और भी कुणबी मराठाओं को सर्टिफिकेट दे देंगे तो पूरे सैचुरेट हो जाएगा ओबीसी का जो सेगमेंट है। तो भुजबल साहब लड़ रहे हैं। तो यहां पर आपके अभी शिवसेना में संजय राउत का बहुत आलोचना होता है कि उन्होंने मराठाओं को मुक्का मोर्चा को मुक्का मोर्चा वगैरह, मुख मोर्चा वगैरह बोल दिया था, तो आलोचना। तो यहां पर आप कैसे देखते हो, सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार क्या इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे? कुणबी, मराठा, ओबीसी, धनगर और मुस्लिम आरक्षण, तो कैसे देखते हो आप, ट्रिपल इंजन कर पाएगा कंट्रोल इस चीज को? मराठा आरक्षण को हमारा समर्थन है, लेकिन मराठा आरक्षण के लिए केंद्र में आरक्षण की बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण कतई कमी नहीं होना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में जो सर्वदलीय बैठक हुई, सीएम ने जो बुलाया था, तो सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं ने कहा कि जिनको जो आरक्षण मिल रहा है उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। अभी मनोज जारंगे पाटिल जी का जो कहना है कि मराठा लोगों को कुणबी सर्टिफिकेट देके उनको ओबीसी में आरक्षण दे दो, तो ये थोड़ा सा गलत होगा। क्योंकि ओबीसी का जो परसेंटेज देखेंगे तो ओबीसी को जो आरक्षण मिला है वो उनके लिए ठीक है, पर्याप्त है। अगर मराठा लोगों को, मराठा भाइयों को आरक्षण देना है तो आरक्षण की मर्यादा बिहार का जो फॉर्मूला है उसके तहत बढ़ा के उनको आरक्षण देने की आवश्यकता है। दूसरी बात ऐसी है कि मनोज जारंगे पाटिल जो मराठा आरक्षण के लड़ रहे हैं, उन्होंने, हमें लगता था कि पहले वो मराठा आरक्षण के लिए जो लड़ रहे हैं वो सही में सही रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन आजकल मनोज जारंगे पाटिल, वो छगन भुजबल साहब हो या और कोई हो, वो जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो अननेसेसरी है, वो ऐसा करने का जरूरत नहीं है। अगर सही माने में, सही भावना से अगर आरक्षण मांगना है तो मुझे ऐसे लगता है कि भाजपा जो गवर्नमेंट है वो केंद्र में भी भाजपा है, स्टेट में भी भाजपा है, उनकी अगर मंशा होगी उनको आरक्षण देने की तो केंद्र में उन्होंने आरक्षण का जो लेवल है, आरक्षण का जो मर्यादा है वो बढ़ा के
उनको आरक्षण देने की आवश्यकता है। मुझे ऐसे लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो ट्रिपल इंजन सरकार है वो मराठा को आरक्षण देने के लिए पर्याप्त जो काम है वो नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है 2024 का चुनाव आएगा, चुनाव के बाद ही उसके ऊपर कुछ होगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। मगर जिस प्रकार से सुप्रिया सुले जी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी को होम डिपार्टमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा है, जलना में पुलिस पर पथराव करने वालों को बहुत लोगों को अरेस्ट कर दिया है और उनके पोजीशन में पिस्तौल मिला, गोलियां मिले, तो ये सुप्रिया सुले जी का कहना कि इंटेलिजेंस फेलियर, दिस इज इंटेलिजेंस फेलियर, द होम मिनिस्ट्री इज नॉट फंक्शनिंग टू द ऑप्टिमम लेवल। आलोचना किया देवेंद्र फडणवीस जी का, नाना पाटोले ने आलोचना किया, तो आप कैसे देखते हो? क्या इंटेलिजेंस फेलियर था, देवेंद्र फडणवीस कंट्रोल नहीं कर पाए, कैसे देखते हो आप उसको? देखिए, सभी राजनेता जो विपक्षी राजनेता है उन्होंने देवेंद्र जी फडणवीस के रिजाइन की मांग की है, क्योंकि पहले भी जब मराठा आंदोलन पे लाठीचार्ज हुआ तब भी फडणवीस जी बोले कि हमें मालूम नहीं, सरकार ने सॉरी वहाँ जो अधिकारी थे, पुलिस कर्मी थे, उन्होंने लाठीचार्ज किया। लेकिन ऐसा है कि देवेंद्र जी फडणवीस जो गृह मंत्री है, जो होम मिनिस्टर है, उनके इंफॉर्मेशन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मराठा आंदोलन बदनाम करने का काम भी देवेंद्र जी फडणवीस के तहत ही हो रहा है। इसके लिए जो इंटेलिजेंस फेल्यूर है उसका जो जिम्मेदारी है वो भी फडणवीस साहब के ऊपर ही है। तो हमें ऐसा लगता है कि फडणवीस जो है वो बतौर गृह मंत्री, बतौर होम मिनिस्टर सबसे फेल्यूर है, उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए और उनके जगह कोई सक्षम होम मिनिस्टर रखना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। लेकिन अभी अभी आपने जो कहा, मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर जरा थोड़ा सा स्पष्टीकरण दें आप, कि आपको पहले लग रहा था कि जरंगे पाटिल साहब जो हैं बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन अभी आपका विचार उनके बारे में जरा बदला है, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए सर, मनोज जरंगे पाटिल, इनको मराठा आरक्षण जी ये लाइन लेके ही काम करना चाहिए, लेकिन आजकल टीवी पे वो जो बुजुर्ग नेता है उनको उनके साथ उनके बारे में जो बात करना है या और कोई लाइन लेके जो काम करना है वो गलत साबित होगा। क्योंकि आरक्षण मांगने वाले लोग जो है, हमने देखा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और बाबा साहब अम्बेडकर ने ही संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया। जरंगे पाटिल जी आरक्षण मांग रहे हैं, लेकिन जरंगे पाटिल के जो स्टेज है उसके ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कभी तस्वीर नहीं होता है। दूसरी बात, उन्होंने हालांकि एक बयान दिया कि मराठा लोग सक्षम होके भी नीच जाति वाले लोगों के हाथ के नीचे काम किया। तो इसमें नीचे जाति वाले लोग जिनके हाथ में मराठा लोगों ने काम किया, वो नीच जाति कौन है वो उनको बताना जरूरी है। तो मराठा आरक्षण मांगने के लिए जो लाइन है वो लाइन छोड़ के थोड़ा सा भटकने का काम अभी मनोज जरंगे पाटिल साहब कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा मांगना है कि मराठा भाइयों को अगर सही में आरक्षण देना है तो आप आरक्षण का लाइन लेके ही चलो, यहाँ वहाँ इधर उधर का बात नहीं करो, तो ही मराठा लोगों को आरक्षण मिलेगा और मराठा भाई की एकजुट कायम रहेगी। संजय बापेरकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको बहुत बहुत बधाई। आप शिवसेना में हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये इनिंग्स जो है आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत अच्छा खेलेंगे यहाँ पे, आप उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं और लोगों को न्याय देने में आप सक्षम रहेंगे और उसके लिए काम करेंगे संजय बापेरकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। Well, so finally he's gone home. Dr. Sanjay Baperkar, he had said for a long time that he was not getting justice in the Aam Aadmi Party. Now he's gone and joined. So if he cannot get justice, how will he provide justice to the people? I mean, to whichever audience he's addressing, you need to provide justice there. Yes. And if you can't, then you cannot be a leader. Well, I suppose he says that the Aam Aadmi Party in Mumbai is not so open to Maharashtrians coming up. That's what he says.
And if you look at the power structure within the Aam Aadmi Party here in Mumbai, you don't find too many Maharashtrians. So maybe there is something there. I'm not sure. I don't know. But he's happy here. He seems to be very good happy. Right, he is very, very happy. Another Yes, moment yes. with us.